भाइयों और बहनों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी ने कहा कि अहमदाबाद जा रहे हो, तुम्हारा ससुराल है, ज़रा आराम से बात करना। उसने कुछ गुजराती में भी लिख के दिया कि ये वहाँ पढ़ देना, लेकिन ये गलती हो जाएगी, इसीलिए इट माइट बी एम्बैरेसिंग। तो मैंने वो व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, मैंने कहा मैं ये रिस्क नहीं लूँगा कि कल को गलत बात बोलूँ और यहाँ से फिर लोग मुझे कहें क्या क्या कह दिया। तो वो गुजरात की हैं, मैं पंजाब का हूँ, और ये शादी बड़ी मुश्किल होती है गुजरातियों और पंजाबियों की। मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता हूँ वो इस किताब में भी है कि हम एक बहुत ही कठिन वक्त में रह रहे हैं। अगर आपको कोई 1940 में कहता या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में कहता कि भाई अभी 2-3 साल में कोई 10 लाख लोग मर जाएंगे, तो आप कहते कि ये तो बावला हो गया, पता नहीं क्या बात कर रहा है। लेकिन 5 साल के अंदर जहां यूरोप में 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा, उसके 2 ही साल में हम भूल गए। और इसी सरजमीन में 100 किलोमीटर के दायरे में 10 लाख आदमी, औरत, बच्चे, जानवर तो लाखों के हिसाब से बंटवारे में कत्ल हो गए। ना सिर्फ पंजाब का बंटवारा हुआ, बंगाल का भी हुआ। वो दुख जो छुपा के लोग बैठे हुए हैं पिछले 60 साल से, वो जो हमारे साथ ज्यादती हुई हिंदुस्तान के साथ, कि उसी के चेहरे पे अंग्रेज ने जाते जाते उसी के चेहरे पे वो तमाचा मारा कि हम खुद अंग्रेज के गुलाम बन के उसी का घटिया काम किया, और फिर खुद ही अपना मातम करते हुए कह गए कि ये हमसे क्या हुआ। ये नहीं कहा हमने, हम ये कहते कि हमसे क्या हुआ तो शायद आइंदा न होता कुछ, लेकिन हम ये समझ गए कि यही है हमारा नसीब, लड़ना झगड़ना। मित्रों, सब्सक्राइब करें बोलते चित्र को और दबाएं इस घंटे को, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिलती रहें। और 25 साल के अंदर फिर हमने 1971 में 30 लाख मुसलमान मार दिए। एक सफेद रंग के पंजाबी फौज ने एक काले रंग के छोटे मुसलमान का कत्लेआम कर दिया बांग्लादेश में। किसी को पता था कि पाकिस्तान बनने के अंदर 10 लाख 47 में और 30 लाख 71 में, और उसके बाद रोजाना 100 आदमी बलूचिस्तान में मारा जाएगा? किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान बनने के बाद जो दंगा फसाद होगा उसका गुजरात में भी असर होगा, जबलपुर में भी होगा, आज तक कश्मीर के अंदर हो रहा है। तो ये जो धरती आपकी, जिसको आप अपनी मां कहते हैं, यहां का ना हिंदू कहीं जाएगा ना मुसलमान कहीं जाएगा। ये आपके नसीब चाहे अच्छे हों या बुरे हों, आपको तो साथ ही रहना पड़ेगा। आपका दुश्मन मुसलमान या हिंदू नहीं है, आपका दुश्मन है पाकिस्तान। आप ढूंढ के जगह जगह जा रहे हैं दाऊद को ढूंढने, अरे वो पूरा मुल्क ही दाऊद है। आपको तलाश है उनकी जिन्होंने मुंबई में कितने कई 100 आदमी मारे 93 में। अरे जो आके 26 नवंबर को मार गए, ये अभी कुछ साल पहले, उनका हिसाब तो कौन देगा? वो तो पाकिस्तान से आए थे ना। तो आपको जब तक ये नहीं समझ में आएगा हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुओं को और सिखों को भी, वो जो बैठ के कनाडा में खालिस्तान बना रहे हैं पाकिस्तान का पैसा खा के, उनसे मैंने पूछा खालिस्तान पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते हो तुम लोग? तुमको बहुत पीड़ है ना पंजाबी जबान की, तो लाहौर में बना दो। पाकिस्तान को सिखों के बड़ा दर्द है, तो भाई ननकाना साहब में बना दो, तुमने ही कब्जा किया ना सिखों की जगह।
उनके मक्का पे तो कब्जा पाकिस्तान ने किया है ना। लेकिन अगर आप भूल ही गए कि सिखों के मक्का पे जिसने कब्जा किया और हिंदुस्तानियों के उस दरिया को पे जिसका नाम ही हिंद है, सिंध है, इंडस है, उसको आप भुला गए। उसको उन्हें का पता नहीं होगा, कहीं बहता होगा, हमें क्या पता। आपकी तो आइडेंटिटी ही इंडियन है ना, इंडस से है, गंगा से तो नहीं है ना। और गंगा भी कहां जाता है? बांग्लादेश में जाता है ना। ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में जाता है। तो इंडिया के दरिया कहां गए? बंटवारे के बाद बचा क्या? जब तक आप आपस में ही लड़ते रहेंगे और कहेंगे कि इसका सलूशन हिंदुत्व में है, हिंदुत्व में नहीं है, मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अपनी धरती को बचाना है और ये देखना है कि जिस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की हुकूमत के अंदर इस शहर में दंगे ख़त्म हो गए, आज तक कभी राइट नहीं हुआ, 2001 की लोग बात करते हैं, उसके बाद तो सबक सीख लिया, आगे बढ़ गए ना लोग। है टेंशन लेकिन साथ तो रहे ना। उसी तरह आपको यह समझना पड़ेगा कि इस नासूर का, इस कैंसर का ये ट्यूमर है कहां। मैं भी कैंसर का सर्वाइवर हूं। जब स्पाइन के ऊपर ट्यूमर हुआ, उन्होंने कहा सर्जरी करो, उसके बाद कीमोथेरेपी होगी, फिर रेडिएशन होगा। आप ट्यूमर हटाए बगैर रेडिएशन कर रहे हैं भाई। आपको जहां ये ट्यूमर है, जिसका नाम है जनरल आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, और जिसका नाम है ISI, जिसका प्लूरल है आइसिस, ये हिंदुस्तान का बोझ है कि वो हटाएगा इस नासूर को। ये इजिप्ट और सीरिया और इराक की जंग नहीं है अमेरिका से, ये हिंदुस्तान की जंग है अपनी सर्वाइवल के लिए। क्योंकि दुश्मन की निगाह, उसकी नजर आप पे है, जिसको कहते हैं गजवा हिंद। उनको युगांडा से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको वियतनाम, कांगो, अमेरिका शरीफ कुछ नहीं है। उनकी नजर में वो लोग जो इस्लाम का कारोबार करते हैं, चाहे वो दियोबंद से हों या वो हों मुस्लिम ब्रदरहुड के जियाले या वो तालिबान हों, ये सब वही कोको कोला के डिफरेंट ब्रांड हैं। कोई लाइट है, कोई हार्ड है, कोई जीरो है, कुछ और है। ये वही जहर है, और ये जहर सिर्फ एक जगह बनाया जाता है जिसका नाम है इस्लामाबाद। और वो इसलिए कि जब तक ये दुख दुनिया भर में फैलेगा, उन पाकिस्तानी जनरल्स ने जिन्होंने जंग कभी नहीं लड़नी, उनका कारोबार चलता रहेगा। जो इस्लाम का की तिजारत कर रहे हैं, उसमें उसके खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमान को पहले झगड़ा करना पड़ेगा, और मुसलमान को मदद के लिए इंडिया के हिंदुओं और सिखों को उनकी मदद करनी पड़ेगी। आपकी वो शादी है जिसमें तलाक नहीं हो सकती। आपको साथ ही जीना है, साथ ही मरना है। हिंदुस्तान के मुसलमान अगर हैं भी हमारे साथ यहां कहीं बैठे हुए, आपके लिए मैं एक बात कह दूं, आपके सामने बड़ा क्लियर चॉइस है। वो चॉइस शिया और सुन्नी का नहीं है, वो दियोबंदी और बरेलवी का नहीं है। वो चॉइस है औरंगजेब और दारा शिकों के बीच में। जो है मुसलमान हिंदुस्तान का, उसका लीडर है दारा शिको, और जो है दुश्मन हिंदुस्तान, उसका लीडर है औरंगजेब। और अगर ये आप नहीं समझ सकते तो दोस्त और दुश्मन की पहचान इस पे करिए। आप ये छोटी बातें रहने दें, घर वापसी, लव जिहाद, ये सब बेकार की बातें। इससे आप दुश्मन जो पाकिस्तान में, उसको मवाद दे रहे हैं। आप कहें कि भाई MJ अकबर साहब और आरिफ मोहम्मद खान साहब कब चलेंगे तारिक फतेह के साथ काला पेंट लेके, कि दिल्ली में जहां जहां औरंगजेब लिखा उस पर पेंट लगाएं। वो शख्स जिसने बाप को बंद कत्ल किया, बेटे का कत्ल किया, भाई का कत्ल किया, बहन को जाके रेड फोर्ट से पकड़ के ऊंची दीवार से फेंक दिया, उसका क्या
कसूर था कि उसने इश्क किया था। उस पर भी तो फिल्म बनाओ ना सलमान खान। जब तक क्लियर कट देवबंद से आवाज नहीं आती, औरंगजेब मुर्दाबाद, दारा शिकोह जिंदाबाद, उस वक्त तक हमें पता है कि तुम किसके साथ हो। बाकी चीजें दूर की, तुम्हारा हक है, ये जमहूरियत है, तुम कुछ भी बोलो। तुम हिंदुस्तान मुर्दाबाद भी बोलो तो तुम्हें दिल्ली में आने देते हैं। वो तो कश्मीर से आए थे, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट एन इंडियन। अरे मेरे हाथ में होता तो मैं वाघा ले जाके कहता जाओ, खुला है रास्ता, दफा हो जाओ यहां से, ये कचरा साथ लेके जाओ तुम। ये हिंदुस्तान हमारा है, चाहे हम भगवान में यकीन करें या ना करें, चाहे हम मूसा को माने या कृष्णा को माने, चाहे हम उड़न खटोले की बात करें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें। हमने इस्लाम एक नए रुख से उजाला इस दुनिया में, जिसमें कव्वाली होती थी। अरब को कव्वाली आई है कभी? कभी किसने चादर डाली है किसी पे? जिन लोगों ने मौसीकी पे पाबंदी लगाई, उनको हिंदुस्तान से क्या लगाव है? ये वो जगह है जहां प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को पनाह दी। हिंदुस्तान के एक राजा जिसका नाम दाहिर था, जो सिंध का राजा था, उसने कहा यह हमारा मुल्क है, यहां कोई भी आएगा हम उसे अपने सर आंखों पे। तो द प्रॉफिट्स फैमिली फाउंड रेफ्यूज इन सिंध। उसके पीछे आए प्रॉफिट की फैमिली के कातिल, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने एक सवाल है, तुम्हारा लीडर कौन है, राजा दाहिर या मोहम्मद बिन कासिम? अगर तुम राजा दाहिर को नहीं मानते हो तो तुम्हें खुदा की बहुत अजाब मिलेगा कि तुम कहते हो मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, उसकी औलाद को पनाह मिली और जिसने घर दिया उसको तुम धुतकारते हो और नसीम हिजाजी की किताबें छापते हो दिल्ली में। कुछ शर्म नहीं है? अगर मुसलमान हो तो जिसने तुम्हें पनाह दी उसको कहो शुक्रिया, धन्यवाद, आपका बड़ा एहसान है हम पे कि आपने, इंडिया ने जब मक्का में मस्जिद नहीं थी तब मस्जिद बनाई मलाबार में, कोचिन से जरा ऊपर। पता है आपको, दुनिया की पहली मस्जिद मदीना में, दूसरी हिंदुस्तान में। किसने दी वो जमीन? राजा हिंदू था। उसने कहा मुसलमान आए, इनको दो, इनको कई नमाज वमाज पढ़नी होती है। वो आज भी मस्जिद है। वो लोग जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, मेरे साथ चलें, हज तो केरला में होगा ना हमारा। आप जाते हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार तो हमारे दुश्मनों ने बनाया। कोई मंदिर तोड़ के भी बनाता है मस्जिद? कहां लिखा है मस्जिद तोड़ो? ये तो हिंदुस्तान के दुश्मन थे जो तैमूर थे और लोदी थे और बाबर थे। हमारे बादशाह का नाम तो अकबर था और दारा शिकोह था। इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए और इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। औरंगजेब हमारा दुश्मन है, औरंगजेब का नाम दिल्ली में कहीं नहीं होना चाहिए। और ये एंटी मुस्लिम बात नहीं है, ये प्रो मुस्लिम बात है। इस मुल्क में यहां अबुल कलाम आजाद और बादशाह खान जैसे लोग कुर्बानी दे के अपनी कब्रों में चले गए, वहां आके जनरल मुशर्रफ तकरीर करते हैं कि क्या होगा हिंदुस्तान का हशर। भाई मियां, जिसने दिल्ली से बगावत की और छोड़ के दिल्ली से नफरत की, उसको तो इंसान ही हम नहीं समझते, मुसलमान कहां से होगा? जहां तक इस किताब का ताल्लुक है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, not because I'll make anything, I will make nothing out of this book, I don't get royalty, I don't anything. आपसे रिक्वेस्ट है, एक दो फिल्में कम देखें हॉलीवुड की और 700 रुपए की किताब खरीदें, एक और एक अपने दोस्त मुसलमान के लिए, और दोनों बैठ के पढ़ें कि हमारी जिम्मेदारी एज इंडियंस क्या है।
इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरी बीवी एक ताजिर फैमिली से है, टपाल चाय कभी पाकिस्तान जाए तो बड़ी कड़क चाय बनती है उससे। उसने एक बड़ी प्यारी बात की। कुछ गुजराती जो हैं वो सियासत में और विजडम में मशहूर नहीं है, लेकिन कमबख्त दोनों गांधी और जिन्ना यहीं से निकले थे, ये भूल जाते हैं लोग। नरगिस ने ये कहा कि तारिक, कल को दुनिया तबाह हो जाए, कोई ना बचे और सिर्फ हिंदुस्तान हो, तो दुनिया वैसी की वैसी, गोरा काला, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सिख बुद्धा, हर कोई तो है यहां। आज से 100 साल पहले 1 बिलियन लोग थे, 1 बिलियन फिर होंगे, फिर चल निकलेंगे। दुनिया को गिनती सिखाई हमने। हर कुरान के हर पेज पे हिंदू का नंबर लिखा है, क्या आपको पता है? कुरान के हर वर्क पे जो नंबरिंग सिस्टम है वो हिंदुओं का है। ना ये मुसलमान को पता, ना हिंदू को, लड़ पड़े आपस में। तो दुख तो सबके हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि बगैर पाकिस्तान और इस्लाम को समझे हुए, नफरत से नहीं, जिसने नफरत की वो तो अंधा हो गया। गांधी जी को सब गाली देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा शख्स था। पटेल भी थे, लेकिन गांधी की बात और थी। वो F-16 था लीडरों में। उसने गलतियां की, खिलाफत मूवमेंट वाज अ कैटास्ट्रोफी, लेकिन उसकी सोच और उसकी ऑटोबायोग्राफी में आप पढ़िए, सच निकलता है। और वो इंडिया का मोटो क्या है? द ट्रूथ ऑलवेज राइजेज। हाँ, वो आमिर खान शो भी करता है, बड़ा अच्छा आदमी वैसे। वो ऊपर आ ही गए, चाहे धर्म आपका कुछ भी हो, सच एक होता। ये हो ही नहीं सकता, चाहे आप एथियस्ट हो या बिलीवर हो। द ट्रूथ इज ऑलवेज गोइंग टू राइज। और ट्रूथ ये है कि 700 से 800 साल तक इस धरती पे बड़ा जुल्म हुआ। जो लोग आए घोड़ों पे, तलवारों पे कत्लेआम करने, तैमूर और उसकी औलाद, और वो क्या कमबख्त का नाम है, अब्दाली, उसके नाम पे मिसाइल के नाम रखे हुए हैं, जिन्होंने बहुत खशर किया जी सबको। हिंदुओं के साथ वो कैटास्ट्रफी जेनोसाइड हुई है, उसकी किसी ने आज तक माफी नहीं मांगी है। तो मैं अपने तहे दिल से एज अ मुसलमान, 65 का हो गया, मेरी आखिरी इनिंग चल रही है, मैं आपसे कहता हूं कि कई लोग आपसे दिल से माफी मांगना चाहते हैं, बस ये कहते हैं कि यार बदनाम नहीं हो जाएंगे। तो मैं आपसे माफी चाहता हूं एज अ मुस्लिम कि जो मेरे मजहब के नाम पे हुआ वो आपके साथ ज्यादती थी, लेकिन आप आगे का सोचिए। साउथ अफ्रीका को देखिए कि क्या स्याह फाम ब्लैक्स के साथ हशर किया, और कैसे उन्होंने कहा माफ किया, जाने दो, आगे खेलेंगे। आज काले और गोरे एक ही क्रिकेट टीम में खेलने, बल्कि अपने 2-3 देसी भी हैं उनमें। वो और बात है कि उनकी मूंछों पे नजर रखें, वो सलफी हैं और देवबंदी है, उसमें खैर वो बहस अलग चली जाती है। तो दिल बड़ा करें। और एक याद रखिए, दोस्त से गले मिलना बड़ा आसान काम है। बोला यार सुरजीत क्या हाल है तेरे, ओ गले ओ मन गलते होए कि जद दुश्मन दे नाल तुसी गले मिलो। दोस्त के साथ तो हर कोई मिलता है, कैसा है यार तू, चले यार, चलो चल के चाट खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अरे देख लड़कियां जा रही बड़ी, यही होता है ना। दुश्मन के साथ ऐसे देखते हैं जैसे अरे किस चीज की है भाई, एक जिंदगी है, कल को मर जाओगे, गुस्सा लेके मत मरो, मुस्कुराते हुए देखो, चेहरों को देखो। जो आपको, इफ यू कैन गिव अ स्माइल टू योर एनिमी, ही इज डिफीटेड। बट if he is a killer force like Pakistan, you have to defeat him. इसमें रखिए, इसमें वो मिस्टेक नहीं करिए जो गांधी जी ने कर दी कि 70 करोड़ रुपए दे दिए पाकिस्तान को, उसने दूसरे दिन हमला कर दिया कश्मीर पे, यही हुआ ना। तो एक नेक दिली में
गांधी जी की बड़ी सख्त गलती हुई, लेकिन वो गुड फेथ में एक आदमी मिस्टेक करता है। जिन्ना ने बैड फेथ में एक फॉरेन कंट्री का एजेंट बन के हिंदुस्तान के बाजू काट दिए, उस पे उसको कभी आप माफ नहीं करने दें, चाहे वो जितने महंगे सूट पहन ले। आप कहें कि इंडियाज नंबर वन एनिमी फॉर ऑल द टाइम इट विल टेक फॉर अस टू री ग्रो आवर आर्म्स। ये ना कहें कि हम तो पैदा ही हुए थे बगैर बाजू के, ना। जब तक सिंध का दरिया, जब तक वो जगह जहां महाभारत लिखी गई थी, वो गंगा पे नहीं लिखी गई थी, वो पंजाब में लिखी गई थी। जब तक रावी, सतलज, चिनाब और इंडस हिंदुस्तान से कटे हुए हैं, उस वक्त तक आपको जिम्मेदारी है कि वो दिन, मैं जंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस पर कब्जा करें, लेकिन जिस तरह भूटान आजाद है और नेपाल आजाद है, इसी तरह बलूचिस्तान की आजादी आपकी जिम्मेदारी है। वो मुल्क जहां नानी का मंदिर है और जहां 5000 साल से बलोच जो हैं वो कह रहे हैं हम इस मंदिर को अपनी जिम्मेदारी, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तानी फौज का मौका मिले वो बुलडोजर से उसे उड़ा दे। कई 100 बलोच मरा है एक हिंदू मंदिर को बचाने के लिए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आज उनके बुरे दिन हैं तो आप नेपाल तो भेज रहे हैं? क्या वहां जलजला आए तब आप मदद करेंगे उनकी? अरे जलजला तो आया बलूचिस्तान में, 50,000 लोग तो पाकिस्तान फौज ने मार दिए। वो आपसे कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने नेहरू से कहा कि कलात वांट्स टू जॉइन इंडिया, और नेहरू ने कह दिया यार बहुत दूर है, गॉस्पेल बिजिंजो से कहा उन्होंने, एंड मीर बिजिंजो टोल्ड द नेहरू दैट बट ढाका इज ऑल्सो टू फार फ्रॉम कराची। If they can have East Pakistan, West Pakistan, we can have East India and West India. तो बलूचिस्तान में ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है। एक कुरान में बड़ी अच्छी लाइन है कि आप सोचें, इफ यू कैन नॉट डू समथिंग गुड यू हैव टू स्पीक अबाउट इट, इफ यू कैन नॉट स्पीक अबाउट, थिंक अबाउट इट, बट इफ यू डोंट थिंक अबाउट इट यू आर ऑन द साइड ऑफ इवल। आज आप अपने मोदी साहब को कहें कि आपके चाहने वाले अगर पहाड़ पे लिख दें, अब की बार मोदी सरकार जनवरी में इलेक्शन से पहले बलोचों ने जाके लिख दिया। कितने दुख की बात है कि हिंदुस्तान की जबान है उर्दू और यहां कोई पढ़ नहीं सका। उन्हें कहा यार ये तो कुछ अल्लाह अकबर लग रहा है ऐसे लिखा हुआ। Those people wanted to join India. India said no. They were an independent country 3 days before India and Pakistan became independent. इंडियन में किसी को पता ही नहीं है। आप पूछे बलूचिस्तान कहाँ है, लोग समझते हैं कि पहाड़गंज के पास कोई होगी जगह जहां टूरिस्ट रहते हैं। कजाकिस्तान, मजाकिस्तान, पाकिस्तान कोई होगा, कोई एक स्थान। They don't know. ये JNU के students of South Asian studies didn't know that Sindh is a historic civilization. Without Sindh there is no India. सही या गलत कह रहा हूं? आपका हड़प्पा और तक्षशिला नहीं है तो बाकी क्या है? आप कैम्बोडिया से लेके आएंगे, ये तो सिंध से क्या कैम्बोडिया ना। आपकी सिविलाइजेशन अगर गरुड़ा एयरलाइन चल रही है तो ये सिंध ही ने जन्म दिया है ना। ये तमिलनाडु में जो द्रविडियन है ये कहां के हैं? ये बलूचिस्तान से ही आए हैं ना। बराहवी जबान इज अ द्रविडियन लैंग्वेज कॉमन टू तमिल, बट इंडिया डजंट नो। इंडिया कैन राइज एंड शाइन ओनली व्हेन इंडिया इज मॉरली ऑन हाई ग्राउंड। जब आपको ट्रेड और मेक इन इंडिया की रखेंगे तो यू विल बिकम अ ट्रेडिंग आउटपोस्ट, जैसे ब्रिटिश कॉलोनी थी एडन की, स्मगलर की पैराडाइज, सलमान खान का अड्डा, पैसे वालों की बारात। आपको सुपर पावर होना है तो सच की बात कहना होगी।
चाहे आपका माली नुकसान हो जाए, आपके हम सच बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, हम इसको प्याज टमाटर की ट्रेड में नहीं बदलेंगे। जब अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट यहां आके बात करता है ट्रक के लिए, कितनी घटिया बात है कि एक ट्रेड के लिए हम पाकिस्तान को टॉलरेट कर रहे हैं। क्या भेजेगा अफगानिस्तान? यहां काबुली चना भेजने आएगा? You have to fight if you want to be a member of the Security Council. You have to fight the moral battles before you fight the physical battles. You will have to say that the law should be applied to everyone equally. And that is what the Vedas say, that is what the Puranas say, that is what all are epics of this civilization. There's a lesson to it. उसी में Zoroastrian भी आया, उसी में Lord Buddha was created, उसी में गुरु नानक, उसी में दारा शिको, सब चले साथ। किस मुल्क में यह हो सकता है? बताएं मुझे आप, सोचें। चीन में हो सकता है? नहीं। रूस में हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। यह सिर्फ हिंदुस्तान है कि यहां तमिल भी है, बंगाली भी है, मलयाली भी है, भोजपुरी भी है, तरह तरह की जबानें हैं। जहां बंगाली और कश्मीरी एक ही मुल्क में रह रहा है। पाकिस्तान में भी देखा ना, पाकिस्तान का पंजाबी और बंगाली तो नहीं रह सका एक मुल्क में, राइट? हिंदुस्तान का पंजाबी बंगाली एक ही मुल्क में रहता है ना। क्या एक मजहब है उनका? नहीं। पाकिस्तान का और बंगाली और पंजाबी का एक धर्म था, इस्लाम। इंडिया के पंजाबी और इंडिया के बंगाली के कई धर्म हैं। ज्यादातर सिख हैं, उधर ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन एक ही मुल्क है ना। क्यों? कि द प्रिंसिपल बिहाइंड विच यू एज अ सिविलाइजेशन लिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका खुदा के वास्ते मजाक मत उड़ाएं। उसको मत कहें ट्विटर पे कि दिस इज obnoxious, मत कहें लोगों को सेक्युलरिस्ट। Secularism is your hope and what you can offer to the rest of the world. If you are not a secularist, this country is dead. And the first thing that Indians of all religions and languages and cultures have to know, that you have an enemy that believes in the annihilation of human civilization. I am not exaggerating. The Deobandis, who are controlling a lot of the secularists in this country, including the Congress party, have a doctrine that says that the end of times battle will be fought in India by stones, sticks, swords. इसको सोचें आप क्या कह रहे हैं ये लोग. And that can only be achieved if there is a nuclear holocaust. ताकि all of the last 500 years of development in this world, from the radio to the internet to steam ships, cars, should be wiped out. And we will go back to horse riding Muhammad bin Qasim. And उसमें तो आपको पता है, क्योंकि हमने कुछ इजाद ही नहीं किया. 5 साल में हमें से पत्थर मारना आता है, चाहे वो श्रीनगर में मारे या कराची मारे. तो पत्थर की लड़ाई में वो आप पे एटॉमिक बॉम्ब मारेंगे. ये मजाक की बात नहीं है. जनरल किदवाई, द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर फोर्सेस, for 14 years said in New York that we have developed 2 stages of a nuclear war. अगर मैं इंग्लिश में डाइवर्ट कर रहा हूं, इट इज ओनली बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रिपेयर्ड स्पीच. लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है 2 लेवल पे. एक मिसाइल है हमारा 2500 किलोमीटर मील जाने का, और वो इजराइल के ऊपर नहीं है पॉइंटेड, वो निकोबार आइलैंड की तरफ है. और इंडियन खुश हो गए, चलो भाई बच गए, इजराइल बच गया, निकोबार को क्या फर्क पड़ता है. दूसरा मिसाइल इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल जिसकी रेंज है 50 किलोमीटर्स. व्हाट डज दैट मीन? पूरी कोल्ड वॉर में नीदर सोवियत यूनियन नॉर द अमेरिकन्स हैड टैक्टिकल न्यूक्लियर्स.
टैक्टिकल न्यूक्स का मतलब है यू आर विलिंग टू किल 1 million पीपल ऑफ योर ओन आर्मी। जब आप 50 किलोमीटर का मिसाइल है आपका न्यूक्लियर, तो आप ही मरेंगे ना। दुश्मन की तो फौज है, लेकिन इट विल बी इन योर टेरिटरी। They don't want, they have no problem killing 100 million people if it reduces the rest of the world to fight on horseback if horses are left. Chances are that we will have few centuries of darkness if there's a nuclear holocaust. The main element for the rest of the world is not Iran, क्योंकि ईरान के पास तो है ही नहीं, वो तो सऊदी अरेबिया पैसे खिलाए जा रहा है अमेरिकियों को और इसराइलियों को, वो ईरान पे इशारा करते हैं। हैव यू एवर हर्ड एन इजरायली कंडेम पाकिस्तान? नो। इफ पाकिस्तान कैन बाय द अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Rafael, Robin Rafael, can you imagine what the Saudis can buy? The American president. तभी ओबामा आपको भाषण देके गया कि रिलीजियस टॉलरेंस, और कहां गया? सऊदी अरेबिया में, जहां कोई मंदिर बना ही नहीं सकता। What a disgraceful thing to say, but it indicated, वो अमेरिकन फिल्म में था कि फॉलो द मनी। If Pakistan can purchase an assistant secretary of state and Indians are fighting with each other on files and dossiers, मैंने दूरदर्शन पे कल कहा कि एक साइड पे इंडिया के वकील हैं जो फाइलें लिए भाग रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के गुंडे हैं। स्ट्रीट फाइट में कौन जीतेगा? Have you ever seen a वकील win a street fight? वो तो भागता है, अपनी अजीब से काला कोट टाइप अजीब सी पहनी होती, he runs like Salman Khan. Pardon, I keep referring to him, he's the worst symbol of India today. The most disgusting human being that this country created is that man. Or Indians were cheering him. मैं आपको बता रहा हूं, this is a slap on your face. A murderer is being celebrated by the elite of this country. तो moral high ground आपके हाथ से निकला जा रहा. It is slipping out of your hand. And it's slipping out because you're fighting amongst yourself. आपको चाहिए ईद के दिन एक ईद मिलन पार्टी कर लें अहमदाबाद में, मुसलमानों को फिरनी बिरनी बांटें। यकीन मानिए सदियों की दुश्मनी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। और मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा। लेट मी क्लोज, देयर माइट बी लॉट ऑफ पीपल विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, बट एक चीज याद रखिए, आई एम नॉट एडवोकेटिंग अ हॉकिश वॉर और कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया। All I am saying is you have to have dignity and self-respect to earn the respect of others. When you do Aman Ki Asha, and when you get ISIS hookers to come to this country and destroy your politicians, there are many, including the Maharaja of Patiala nowadays, who has a Pakistani concubine living with her. But you don't know that because wo paise wala hai. He can do anything. That's the daughter of a woman called General Rani, who was a concubine of General Yahya Khan. अगर journalist हैं तो please follow it up. You will have an interesting story from Punjab. She's an ISIS woman living. कर दे मुझे sue, honest to God, it would be wonderful to take this to court. She's living in India. मेहर तारर भी यहीं आई थी ना, एक औरत को मरवा गई, दूसरे पॉलिटिशियन का करियर तबाह कर दिया। एक फॉरेन मिनिस्टर भी आई थी, उनका क्या नाम था, खर, उनका पहला जॉब था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और कॉमनवेल्थ में उसे कहते थे पाकिस्तान वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रैक्शन। यू आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड इन अमन की आशा बाय अ रोग स्टेट whose official policy is the destruction of India. Why? Because a whole lot of elite Indians and elite Pakistanis in the Hindi-Urdu belt like each other. From Mani Shankar to 1000 पढ़े हुए हैं जिनको मजा आता है। उर्दू की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसको। किसी से उर्दू सुन ले कहते हैं तो इंटेलेक्चुअल है यार, पीएचडी तो की होगी इसने, उर्दू बोल रहा है। This is a problem that is
undermining India's moral position. That India is willing, for matter of trade, to compromise with a country that attacks the Lok Sabha, that is printing tens of thousands of crores of Indian currency at the Pakistan State Bank and pushing it into India through Bangladesh, Nepal and Kashmir, where Dawood Ibrahim's people in Dubai are getting that money into ये वेस्ट पेपर जो आता है ना इंडिया में, आप इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा पेपर दुबई से, most of the money is coming in that. This was disclosed in the Jaipur Anti-Counter-Terrorism Conference. And I stood up and asked a simple question. Well, what is stopping India from doing the same? There was no answer. मैंने ऐसा करे मुझे ठेका दे दे, मैं भी इतने पैसे कुछ मैं अपने रख लूंगा, कुछ पाकिस्तान में डाल दूंगा, पाकिस्तान की करेंसी. But when a country is committing an act of war, which is an act of war by printing another country's currency, it not only does, just in case you didn't get the message, they attack you in Mumbai. If you didn't get that message, they attack you in Lok Sabha. And if you still didn't get the message, they attack you again on the line of control. And what do you do when you go to Kargil? When you know, when it is your constitution that all that territory belongs to India, what did your army do? You all know, they just withdrew. You need a moral high ground where rogues like General Musharraf should be tried in the war crimes tribunals of The Hague. But for that, somebody will have to say, I am willing to not go to Lahore and meet the aunties over there. That's what, the only sacrifice you have to do is say, no trade, no talks, no concessions, no nothing. आप जाएं अपना सऊदी अरेबिया, चीन और अमेरिका से पैसा लेके, this is a concubine that takes money from one and slips to the other. This is no moral lead ground. India has to stop the charade of dealing with the village गुंडा. आपकी दो पॉलिसी नहीं चल सकती कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ है, जिस मुल्क का नाम दाऊद इब्राहिम है उससे आप दोस्ती करना चाह रहे हैं. Cut it or you will regret it. These people, that is the Pakistan military, as different from the Pakistani people who are prisoners in their own country. The Pakistan military is a state sponsor of international terrorism, including 9/11, 27/11, 7/7, Madrid, Bali, you name it. The criminals who have killed tens of thousands of people are living in GHQ Islamabad, and India's responsibility is to the rest of humanity that they should stand up to these rogues and say, enough is enough. आपके और हमारे बीच में एक फर्क है. आपकी आईटी है इंटरनेशनल टेररिज्म, हमारी आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दीज टू कैन नॉट गेट टुगेदर. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. तारिक जी, इस्लाम में हिजबुल्लाह की कल्पना की गई है और ज्यादातर इस्लाम जो स्टेट है वो हिजबुल्लाह पे आधारित है, जो कल्पना की गई है. तो फिर ये धीरे धीरे हिजबुल्लाह की कल्पना ऐसी नहीं हो सकती है, मैं भी जानता हूं. तो फिर ये पर्वर्टेड फॉर्म ऑफ थियोक्रेसी में क्यों ट्रांसफर हो रहे, रूपांतरित क्यों हो रहे हैं? देखें, सवाल आपका है जिसमें उसका आंसर आपने भी साथ दिया है. ये हिंदुस्तान का बड़ा कमाल का है कि यहां जो भी सवाल पूछता है वो जवाब साथ देता है. देखें, ये आपका मसला नहीं है कि इस्लाम में क्या लिखा गया है. या तो आप मुसलमान हो जाएं, फिर बैठ के आप में दोनों लड़ेंगे मुसलमानों से. अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो ये मुसलमानों का मसला है कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है. आप 200 मिलियन मुसलमान का तो नहीं निकाल सकते. हिटलर 10 मिलियन जू को नहीं कर सका, तो आप 200 मिलियन तो नहीं करेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून कुरान या पुरान से बन सकता है? नहीं. आपका हमारा ये होना चाहिए कि हमारा कानून पार्लियामेंट में बनता है. हमारा कानून भगवान नहीं लेके आता. भगवान लाता है रास्ता मॉरल कंपस का.
कि नेकी कर और दरिया में डाल कैसे। मॉरल कंपस के अलावा धर्म का कोई रोल नहीं सोसाइटी में। जिस लिखावट से दंगा होता है वो हो ही नहीं सकता, इसीलिए इतने लोग आजकल एथियस्ट हैं, तंग आ गए। सावरकर भी एथियस्ट ही थे ना, तंग आ गए थे ना, लोग थक गए थे। ये कब खत्म होगा? यूरोप में मुझे बताइए, अगले साल 500th एनिवर्सरी होगी मार्टिन लूथर की। उसने कागज लिया, चर्च पे गया और पोप को कहा, अब मैं गुजराती में गाली, पंजाबी में ज्यादा अच्छी होती है, उसने गाली दी पोप को कि तेरी वजह से लाखों आदमी मर गए, तू साला कैसा ठेकेदार है खुदा का। 500 साल, जिसमें कई सौ साल जंगें हुई, 100 साल की जंग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की हुई, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। एंड में उन्होंने क्या तय किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या तय किया? मजहब का ताल्लुक सियासत से है ही नहीं। इसीलिए फ्रांस ने कहा तुमको बुर्का पहनना है, तुम जाओ बुर्कस्तान में, तुमको हिजाब पहना है, तुम हिजाबिस्तान जाओ। यहां ना तुम बुर्का पहनोगे, ना पगड़ी पहनोगे, ना कुछ करोगे, रहना रहो, नहीं रहना वापस जाओ। ये कानून की लड़ाई है। जब आप लिटरेचर और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट करेंगे जिसका जवाब आपके पास पहले से है, तो वो इट विल बी कंस्ट्रूड एज एन आर्ग्यूमेंट इन बैड फेथ। नेक नियति से आप सच निकलवा सकते हैं, बदनियती से सिर्फ झूठ निकलेगा। अगर ये आप सवाल किसी मौलवी से कहता तो वो जाकिर नाइक की तरह 3 चीजें पढ़ता, इन चैप्टर 239 फलाना भगवत गीता, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। आपको फिर गुस्सा आता, आप कहते हैं क्या कह रहा है, तो कुरान में ये लिखा है, ये लिखा है, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। या तो जाकिर नाइक को फॉलो कर लें या आरिफ मोहम्मद खान को फॉलो कर लें। नमस्कार, आप डिसाइड करें। हाँ जी, डॉक्टर के.एस. पुरोहित। अच्छा, मैं एक डॉक्टर हूं पालड़ी में, यहां अहमदाबाद में जी। आपने बताया कि इंडिया को सेक्युलरिज्म का गार्ब है वो पहने रखना चाहिए, और अभी जो करंट कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का जो अर्थ हो रहा है वो सही है क्या? एक नंबर 1। दूसरा कि एवरेज मुस्लिम जो भी कंट्री में रहता है वो ये मानता है कि ये कंट्री मेरा नहीं है, मेरी नजर तो ये पूरे मुल्क को इस्लामिस्तान बनाने की है। ये सही है क्या? ऐसे बुक में लिखा हुआ है क्या? नहीं ऐसा। और काफिर का अर्थ उनके दिमाग, क्योंकि मुझे ये भी जानना पड़ता है कि जब वो मेरी और फिर मुझे याद नहीं रहेगा, मैं सटिया गया हूं, 65 की उम्र है मेरी। वो एक क्वेश्चन एक एक करके मुझे पहला सवाल आप बताइए क्या था? सॉरी, सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म हो ही नहीं सकता जब मुस्लिम पर्सनल लॉ हो। वेरी सिंपल। ये सेक्युलरिज्म की तिजारत है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि एक कानून हर शहरी के लिए, खत्म। जिसने चारशाजी करनी जाए पाकिस्तान, सीधा। नंबर 2, सेक्युलरिज्म को अटैक करना इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ये उनका है, क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म को आप अटैक करेंगे, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इंडिया। तितर बितर हो जाएंगे। आप पढ़िए, मुसलमान आने से पहले बादशाह से लड़ाई करते थे आपस में। इधर से चली फौज, उसको तबाह कर दिया, वो चढ़ा, मराठों ने उसको मार दिया, वो गए, साली गुप्ता डायनेस्टी खत्म कर दी, हवा में उड़ गई। इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे गई? क्योंकि कानून ही नहीं था। कानून बादशाह सलामत ने कहा लेकर आओ, गर्दन काट दो, खत्म है, उस लड़की को नचवा दो, उस चाचा को पिटवा दो। ये कोई आज की बात? आर वी टू बी प्राउड ऑफ दैट नॉनसेंस? वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. We should not be ashamed of the fact that it is copied from the greatest democracy on earth, which is Britain. जहां जॉर्ज गैलोवे जैसे कमीने एंटी इंडियन पॉलिटिशियन को किसने हराया कल इलेक्शन में? कोई जानता है? एक पाकिस्तानी लड़की ने, मुसलमान ने। आपको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान की ग्रैंड डॉटर इज बीन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसका नाम बड़ा प्यारा है, ट्यूलिप सिद्दीक। जिसपे हिंदुत्व वाले कह रहे हैं इंग्लैंड का तो बेड़ा गर्क हो गया, मुसलमान आ गए। दी हिंदुत्व पीपल डोंट नो दैट इस्लामिज्म इज बीइंग डिफीटेड बाय मुस्लिम्स,
नॉट बाय योर ट्वीट्स। ये लड़की का कमाल है जिसने जॉर्ज गैलोवे को हराया ब्रैडफोर्ड में, जहां 90% पाकिस्तानी रहते हैं, जो जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के गुट्ठे में थे, जहां जॉर्ज गैलोवे 50-50 हजार वोट से जीतता था। वो लड़की के बाप ने उसकी मां को तलाक दी, वो गैराज में रहती, 8 साल तक उसको घर नसीब नहीं था। फिर उसको उठा के पाकिस्तान ले जाके उसकी शादी करा दी, फिर उसके हस्बैंड ने उसको मारा, उसकी मां को उसके हस्बैंड ने मारा। शी केम बैक एज 18-year-old and started to fight against the mullahs. Today she defeated the greatest Hamas, Hezbollah. सद्दाम हुसैन का जो दलाल था उसको उसने डिफीट दी। इंडिया के पेपर में खबर ही नहीं है। ये समझें, ये मुसलमान हराएंगे इन हरामजादों को, ये आप नहीं कर सकते। ट्विटर की जीत उसी वक्त होगी जब आप उसके नशे में नहीं घुस जाएं। आपको मजा आ रहा है, अरे गाली दे दी मुसले को, मुसला ही मारेगा इनको, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रॉमिस करते हैं, ऐसा ऐसा बहादुर मुसलमान यहां बैठा लड़ रहा है जंग इनके, आप तो आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। घर घर लड़की लड़ाई लड़ रही है। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, मैं हिंदू से करूंगी, सिख से करूंगी, आप कौन है तेरे होने वाले। मेरी बेटी ने भी शादी की नॉन मुस्लिम से। मेरी बहनों ने कहा हम शादी पे नहीं आएंगे, हमने कहा अच्छा हुआ, खर्चा बच गया। नाउ मैंने जाके हिंदू मुसलमान बच्चे बच्चियों की 4 लोगों की तो मैंने शादी कराई है। जिसने कहा कि ये हिंदू, मैंने कहा कुरान पे नंबर तो हटाओ पहले हिंदुओं के, जिसको ज्यादा पीड़ है, तुम्हारे पास तो नंबर ही था अरब, ये तो हिंदुओं से सीखा तुमने नंबर राइटिंग, तो हर कुरान पे लिखा है इट्स इंडियन नंबर्स। इस किताब का भी हर पेज जो है इंडियन नंबर पे है, क्यों उससे नहीं कर रहे। लेकिन ये दुश्मनी से नहीं हो सकती, ये नेक दिली से जीतेंगे आप जंग। दूसरा सवाल पूछ गया, भूल गया ना मैं जी। हाँ हाँ, आज देखें 99% मुसलमान इज नॉट रेड द कुरान, इनफैक्ट 100। मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। Why? Because it can't be read. Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी arrangement क्या है। जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला, चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। आप कह यार ये इतना इसको कैसे याद है। ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनकी शक्लें देखो। मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। ये सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, इनको जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने। हमारे यहां तो एक से एक सुंदर आदमी होता था, जो निजामुद्दीन औलिया पे जाइए, कहां कहां जाइए, अमीर खुसरो, ये सब, ये कोई बदसूरत आदमी के पास को आता है। ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते हैं। लेकिन ये मुसलमानों की फाइट है। एंटी मुस्लिम फीलिंग शुड कम टू अ स्टॉप। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा, आज से नहीं अगले 50,000 साल तक। और ये ऐसा है जैसे मियां बीवी की शादी है, झगड़ा तो होता है। मैं भी 40 साल से शादी कर रहा हूं, कभी मेरा कैमरा फेंक देती है, कभी उसका थप्पड़ चल जाता है। पिटाई तो हस्बैंड की होती है, ये माने ना माने आप। देखे ना क्या कर लेंगे आप। मेरा फोन फेंक देती है, डिलीट कर देती है डेटा, लेकिन है तो बीवी ना। तो आपकी मुसलमानों से शादी हुई भी कोई नहीं जाएगा कहीं। ये सिख और ये बुद्ध ये बराती हैं सब, ये पारसी वारसी इधर उधर, जनरल मानिक शाह। आपका और हमारा रिश्ता है हमेशा के लिए। हम दारा शिको हैं और आप शिवा की औलाद हैं, हम कहां जाएंगे। और वो मौलाना ही थे जिन्होंने कहा कि शिवा भी हमारा, उसको क्या, उसको सजाए मौत हो गई ना, वो भाग गया बेचारा। हाँ बताइए, उसको कोई ने घर नहीं दिया। वो जो लखनऊ अवध टाइम्स की एडिटर थी बंबई में,
मुसलमान औरत ने उर्दू के अखबार में चार्ली हेब्डो के कार्टून किसने छापे? किसी हिंदू ने छापे? नो, मुसलमान औरत ने छापे। आज तक उसको नहीं पता कि वो जिंदा रहेगी मरेगी। ऐसे जवान पैदा किए हमने औरतों में। अभी तो मर्दों की बारी नहीं आई है सर। मुझे आप सिटीजनशिप दे दे, मैं इनको यहां से वहां साफ करके भेज दूंगा। ये झूठे हैं। ये जाकिर नायक जैसे बदसूरत लोग, दे शुड बी डिपोर्टेड टू सोमालिया, बिलीव मी। काबुल इज ऑल्सो नॉट वेज। इनको भेज दो वहां और इनका देखे क्या हशर करते हैं सोमाली। और अगर वहां से छूटते तो पेशावर की जेल में करे। इनका सही वहां इस्लामिक ट्रीटमेंट वहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अंसारी है। कहाँ पहले बताइए? पीछे। हाँ 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 जी 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 जी। मैं अहमदाबाद में ही पैदा हुआ, अहमदाबाद में रहता हूँ। और सर एक मजदूर के घर में पैदा हुआ जी, और आज भी मैं मजदूरी करता हूँ। सर जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं 2000 किलोमीटर मार करने की, 500 किलोमीटर मार करने की, 50 किलोमीटर मार करने की। तो सर हमारे पास भी तो हैं। वो 3 बार हमसे हार चुका है। और इस्लाम गवाह है, जब जब भी इस्लामी फौज ने कहीं पर भी हमला किया तो वो 10 थे तो 10,000 पर काफी हुए। और एक पाकिस्तान ऐसा है कि उसने हमारे पर हमला करा तो उसके 95,000 फौजियों ने शरणागति करी हमारे आगे। तो वो अगर हमारे पर एटम बम मारता है मैं तो हम जवाब दे दूं आपको। हम हाँ बोलिए। वो मरना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, हम भी वैसा ही जवाब देना चाहते हैं ना, मेरी बात जैसा वो देना चाहते हैं। मोहम्मद मेरे भाई बात तो सुनो जी। वो मौत के वो हैं चाहत करने वाले, आप उनको क्यों मौत? अगर नहीं। मेरी बात सुनो जी सुने जरा। जी जी। 2 चीजें। एक ये कि हम 10,000 को मार देते हैं, ये झूठ है, ये गलत बात है, इससे भूल जाए जी। ये पाकिस्तान जो है ये इसलिए बना क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप बड़ी पैथेटिक है। हम मौलवियों के पीछे भागते हैं। जिस दिन हमने मौलवियों को पीछे छोड़ के जावेद अख्तर के पीछे लग गए, एमजे अकबर के लग गए, आरिफ मोहम्मद खान, सॉरी ये मेरा अच्छा, ये ऊपर वाला कह रहा था ज्यादा बकबक नहीं करो। तो आप उस कौम को मौत क्यों देंगे जिसको मौत की तमन्ना है? आप उसको कहें हम ये आपको नहीं देते। आप मारेंगे तो अपने लोगों को मारेंगे ना। क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप दरियाए सिंध पे बम मारेंगे? क्यों जहर फेंकेंगे आप उस दरिया पे जिसने आपको पैदा किया है 5,000 साल से? ये गुनाह होगा बहुत बड़ा। आपको उनकी वो कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे वो बम मार सकें, और वो है बलूचिस्तान की आजादी। अगर आप मुसलमान हैं और सिर्फ फलस्तीन का दर्द है आपको और बलूचिस्तान का नहीं है, तो ये बहुत बड़ा आपसे पाप हो रहा। क्योंकि अभी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट ने कन्वेंशन किया अपना कांग्रेस विशाखापट्टनम में। उन्होंने रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन लिखे, किस पे? फलस्तीन पे। क्यों? वहां अपने कॉमरेड काफी हैं मुसलमान, सलीम साहब और ये लोग। उनको दर्द फलस्तीन का बड़ा है। उनमें से एक को दर्द मालदीव्स का नहीं था, जहां नशीद को जेल में बंद किया हुआ है मुल्लाओं ने। ये कैसे मुसलमान है जिसको अरब का बड़ा मसला है? और बांग्लादेश में जब 30 लाख मरे तो हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट कर रहा था। सच की बात कर रहा हूं। कोई नहीं हिंदुस्तानी जो मुक्ति बाहिनी में जाके लड़ा, एक नहीं। अपने अब्बा से पूछ लेना ये तुम, क्योंकि तुम अभी जवान हो। ये सोचो कि मुसलमान का पहला और आखिरी फर्ज है सच बोलना। कुरान ने क्लियरली लिखा कि सच बोलो, इवन इफ द ट्रूथ इज अगेंस्ट यू और योर फैमिली। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यह है। तो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं करो, पाकिस्तान से प्यार करो और पाकिस्तान के लोगों से तरस खाओ। कभी अपने मुंह से ये नहीं कहना कि हम एटम बम मारेंगे।
एटम बम मारने पे फख्र नहीं करना, दरियाए सिंध पे जहर फैलाना तो अपनी मां को मारना है, कभी सोचना भी नहीं। सिंध नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है, ना वेदास हैं, ना पुराने हैं, ना महाभारत है, कुछ भी नहीं है। लाहौर राम के बेटे का शहर है, लेह का। और केश जो है वो भी है। ये आपका फोन होगा सर, आपका फोन है सर ये। हाँ, पकड़े गए आप। सर आप कहते हैं कि मतलब ये पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए, तो आज यहां पर लाखों मुसलमान पाकिस्तान के कारण मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के कारण परेशान किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के कारण परेशान हैं, तो इसका जवाब मतलब हमको नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना, आप हजारबंद काट दीजिए, शलवार गिर जाएगी, बलोचिस्तान आजाद हो जाएगा। आप अमन की आशा तो बंद करें। आप कहें मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, मेरे रिश्तेदार हैं कराची में, लेकिन उनको दूर से सलाम, नहीं चाहिए हमको तुम्हारे प्याज टमाटर। यहां पर सर लगभग मेरी 60 बरस की उम्र हो रही है, मैंने आज तक किसी को यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं कब कह रहा हूं, आपने कहा है सर। ऐसी बात में पकड़ ले जाएंगे आप, गिल्ट कॉन्शियसनेस होती है ये। मैंने कभी नहीं कहा। हम लोग भारतीय हैं, हमारे बाप दादा भारतीय थे, हमारे मेरी बात, हम लोग मोहम्मद मेरी बात भाई, यहां किसी ने नहीं कहा कि वो भारतीय है या नहीं है। आप पे क्यों है जिम्मेदारी कि आप ये बताएं, ये गलत बात है। आप में इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आपका वो क्रिकेटर कौन है जिसने विकेटें ली तो उसके बाप ने कहा आई एम वेरी प्राउड दैट ही इज इंडियन मुस्लिम। किसी और क्रिकेटर ने नहीं कहा कि आई एम प्राउड ही इज हिंदू, किसी ने नहीं कहा आई एम प्राउड। कभी वो क्या नाम था कप्तान आपके जो थे, कभी किसी ने नहीं कहा हम कहां के हैं, गवास्कर ने कभी कहा। तो ये सोचें, इस कॉम्प्लेक्स से निकलें। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो खत्म हुई बात। अरे तुम वो मुसलमान हो खुशकिस्मत कि अगर तुम कल को कहो कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं तो तुम्हारी गर्दन कोई नहीं काटेगा। सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान कह सकता है कि खुदा को दूर से सलाम, मैं कैफी आजमी हूं, मैं बिलीव ही नहीं करता। बड़ा बड़ा कम्युनिस्ट इस मुल्क में है जो कहता है खुदा और मोहम्मद पे मुझे यकीन ही नहीं है, लेकिन सलीम साहब जिंदा हैं। ये पाकिस्तान में होते तो हसन नासिर की तरह उसको जेल में मार दिया जाता। हसन नासिर भी हैदराबाद दक्कन से आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वॉलंटियर थे। उनको सांप से कटवा के मार दिया लाहौर के फोर्ट में। इंडियंस को पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता, मुझे बड़ा दुख होता है। ये सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, ये याद रखिए। सारे पाकिस्तानी वो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, आप आजाद हैं। उनकी जब तक आजादी होगी, जब ये नासूर खत्म होगा, जब मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा सही से निकलेगा और लोग कहेंगे दफा हो जाओ, बरतानिया से आए जाओ, वहीं जाके मर जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा। तुमने अपनी बेटी को आग किया, बेशरम बेहया, खुद पारसी से शादी की और बेटी को घर से निकाल दिया कि वो पारसी से शादी कर रही है। ये कैसा आदमी था? और आप में से कोई उसको गिला नहीं कहता? मुसलमान क्यों नहीं गाली देते जिन्ना को? दें, जब तक नहीं देंगे मैं इल्जाम लगाऊंगा कि यू आर कंप्लिसिट इन दिस ग्रेट डेविस्टेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री डन बाय वन मैन एट द बिहेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। Sir, I am Prashant. I am a journalist. And coming back to the main point of today's topic, like Islamic State, नु जन्मस्थान पाकिस्तान. तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आप कैसे इस दावे को सब्सटेंशिएट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर ISIS की बात करें तो पूरे वर्ल्ड से एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो ISIS में जुड़ रहे हैं, और सर उनका जन्मस्थान सीरिया और इराक था। तो सर आपका ये दावा कैसे स्टैंड करता है कि ये पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ? अच्छा, आइसिस का आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। देखें, आप पहले ये समझें कि 15 साल के अंदर अमेरिका शरीफ ने उसामा बिन लादेन का कुछ नहीं उखाड़ा। मलेरिया को मारने के एक तरीका होता है कि यू ड्रेन द स्वम्प्स। जहां मच्छर पैदा हो रहा है उस पर आप या तो पेट्रोल छिड़क देते हैं या वो पानी को बहा देते हैं, मिट्टी डालते हैं, मच्छर खत्म। अमेरिका शरीफ ने सोचा कि एक एक मच्छर पे एक एक एटम बम मारेंगे हम, क्योंकि धंधा बड़ा जबरदस्त है। ये तो साला मच्छर मरता ही जाएगा, आता जाएगा, हम मारते रहेंगे। हर स्टेट में एक फैक्ट्री चल रही है,
मैकडोनल्ड डगलिस की, फलाने जमा का चल रहा है। अमेरिका is not interested in anything other than the profit of its corporation, because America is itself a corporation. Americans themselves are not citizens anymore, they are employees. So it's like one country called Microsoft, another is IBM. IBM का employee जब Microsoft में जाता है तो he changes his country. He has no loyalty any time to IBM, he becomes a Microsoft employee, right? उसमें अब बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि what is the ideology that needs to be drained and where did it come from? हर फैशिस्ट मूवमेंट की एक डॉक्ट्रिन होती है कि आपने डॉक्ट्रिन बनाया, फॉर एग्जाम्पल कि मार्क्सिज्म को लेके यू वांट टू क्रिएट द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एंड द सोवियत यूनियन। एक मार्क्सिस्ट डॉक्ट्रिन को लेके उसकी लेनिनिस्ट एप्लीकेशन हुई, राइट? What is the doctrine behind the Islamic State? It was enunciated by Muhammad Iqbal in 1920s after he felt upset at a Nobel Prize in Literature being given to Tagore, and Tagore being invited by the Iranian king, and Iqbal thinking that he is the philosopher of Persian literature and he had to assert his Muslimness because he came from a Hindu ancestry. So he developed the doctrine of, first जो इंडियन तराना था 1902 का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वाहिद शायर है जिसने अपना ही चोरी किया और उसी हिंदुस्तान पे लिख दिया मिल्ली तराना कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। Same guy. That doctrine comes from the All India Muslim League. It does not exist anywhere in the Islamic world in the last 1400 years. That doctrine in the modern nation state becomes the Islamic Republic of Pakistan, which creates 4 constitutions in 10 years and is based on the principle of separation between the Muslim and the non-Muslim, based on the fact that a Muslim is a superior person than the dirty Hindu, which is based on the doctrine that the Hindu has to serve and the Muslim has to rule as the successor state to the Mughal Empire. ये ईरान का डॉक्ट्रिन तो नहीं है ना ये तुर्की का है। तुर्की ने मारना था 1 मिलियन आर्मीनियन, उन्होंने मार दिया। वहां ये बहस थोड़ी होती है। And it was for Turkish domination. The Arab application of Islam is Arab imperialism. It's not about Islam. आपने कभी किसी अरब को कहा है कि मैं अरब नहीं हूं, मैं इस्लाम हूं, या वो मुसलमान है तो तुर्कियों का नाम रख ले? Have you ever met an Arab with an Iranian name? परवेज नाम का अरब देखा आपने कभी? Never. He's an Arab, first and last. Islam is his gift to the world and Muslims in India are his servants. ब्लैक को क्या कहते हैं अरबी में? या अब्दी, ओ माई स्लेव। अस्वद, अस्वद। ब्लैक को अस्वद कहते हैं, अस्वद। नहीं, वो ब्लैक कलर की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लैक इंसान की बात कर रहा हूं। अस्वद कहते हैं ब्लैक को अरबी में। सर कलर की बात नहीं कर रहा हूं, काले इंसान की बात कर रहा हूं। अब्दी या अब्दी, इट्स ओ माई स्लेव। सर मान ले 10 साल अरब की खिदमत करके आया हूं, मान लें सर। तो ये डॉक्ट्रिन रेसिज्म का और इस्लामिक सुप्रीमेसी का इज ओनली नेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू एन इस्लामिक रिपब्लिक एंड अ सेक्युलर रिपब्लिक। अदरवाइज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, राइट? सो the doctrine of that is the doctrine of the Pakistan army, jihad fi sabilillah. अब ट्रांसलेटर हैं तो बता दीजिए jihad fi sabilillah का मतलब क्या? Armed war, holy war in the name of, in the service of God, right? It's a doctrine of armed jihad. It doesn't work in Iran or Turkey or Indonesia or Malaysia or Libya or Nigeria.
है तो बता दें, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना। दैट इज द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द होल नोशन ऑफ इस्लामिक स्टेट एग्जिस्ट। और 700 रुपये खर्च करिए और ये किताब ले लीजिए और पढ़ने के बाद किसी दोस्त को दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, वरना मैं अभी शुरू कर दूंगा पढ़ना और शाम हो जाएगी फिर लेट। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम हाजी फारूक चौहान है। एक सेकंड, कहाँ है सर? जी चौहान साहब। जिंदगी गुजार के आया हूँ जी, 23 साल की जिंदगी गुजार के आया हूँ जी। आप वहां पर रहे तो इंडिया के कभी भी फेवर में आपने कोई बात करी वहां पर सऊदी अरब में? एक सेकंड, सवाल है ये जवाब है? ये सवाल आपसे। हाँ बिल्कुल की। कहाँ की यानी आपने? मैं 87 में निकला था, लेटर टू द एडिटर्स अरब न्यूज में पढ़ लीजिए सर, जी लिखा। तो वहां का कानून मालूम है आपको क्या है कि किसी भी हुकूमत के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। मैं तो बोला नहीं, अगर आपने बोला है तो कहीं नहीं बोला है, क्योंकि हमने भी देखा है वहां पर अगर आप किसी भी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं तो सीधा ले जाके रियाद के अंदर दीरा में गर्दन काट देते हैं उसकी। नहीं नहीं, अगर आप डरते क्योंकि हमने नहीं डरे नहीं, हम तो डांटे नहीं सर, डांटे नहीं। एक चीज और अख्तर डांटे भाई, नहीं, नाराज नहीं। आपने सवाल मुझसे किया कि क्या आपने किया, मैंने कहा हाँ। फिर आपने कहा कहाँ, मैंने कहा अरब न्यूज में। फिर आपने कहा कि आपको यकीन नहीं आया क्योंकि आप समझ रहे मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, वहां का कानून ऐसा है कि नहीं, वहां पर आप बोल ही नहीं सकते सर। आपके लिए कानून है, आपको डर लगता होगा, मुझे डर नहीं लगता। नहीं, हम सऊदी अरेबिया को मैं ठुड्डे से मारता हूं, वो आपको थूकता है और आप उसकी पूजा करते हैं। वो आप पे थूकता है एंड यू रिस्पेक्ट हिम। आप बताइए कि आप यहां सऊदी आते हैं और 15-15 साल की लड़की ले जाते हैं, हैव यू स्टॉप देम? सर मैं आनंद शुक्ला, अब इसको जर्नलिस्ट हूं। सवाल यह है कि सुपर स्टेट का जो एटीट्यूड है मुस्लिम कम्युनिटी का हिंदुस्तान के अंदर, वो क्या सेक्युलर इंडिया तोड़ सकता है? मैंने तो नहीं देखा कोई सुपर स्टेट का एटीट्यूड। सवाल ये है कि पैन इस्लाम, सवाल ये पूछा मेरे भाई ने कि पैन इस्लामिज्म के तहत का मुसलमान इंडिया से क्या ताल्लुक है। अरे आप जवाब देना चाहते हैं, आप मुझे भाषण देना चाहते हैं, सवाल नहीं पूछना चाहते। लेट्स बी ऑनेस्ट। इफ यू हैव अ क्वेश्चन इट कैन बी आंसर्ड। इफ यू वांट टू गिव अ लेक्चर आई कैन लिसन, बट देन द ऑप्शन इज फॉर मी टू आंसर यू, है ना। तो आपके यहां 200 मिलियन लोगों में से 12 लोग गए जिहाद लड़ने, राइट? तो आपको पीड़ है कि 198 मिलियन 900 एंड फलां 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 लोग क्यों नहीं गए? या आप ये पूछ रहे हैं या ये पूछ रहे हैं कि 12 लोग क्यों गए? जो 12 लोग जा रहे थे हैदराबाद से पकड़े गए, उनको जाने देना चाहिए था, मैं तो समझता हूं। उनको रोका क्यों? मैं तो कह रहा हूं जो जा रहा है उसे जाने दो, वो जब चढ़ जाए जहाज पे उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दो। मैं आसान तकरीब है, मेरे पास ज्यादा तकरीर करने का मेरा मूड नहीं है। आप दिल से नफरत हटाइए वरना सोल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे भाई। मां ना ना ना, ना भैया, मैं भी नहीं, गुस्सा है आप में। हाँ, मेरा नाम पीके बंसल, मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ जी, गुजरात का। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है पाकिस्तान को, सस्टेन करा उसकी इकोनॉमी। पाकिस्तान में गरीबी गुर्बत भयंकर है, तो अमेरिका क्यों मदद दे रहा है पाकिस्तान को? ही सस्टेनिंग पाकिस्तान। आपका सवाल ये था कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों पैसे दे रहा है? क्योंकि अमेरिकियों को किकबैक मिलता है। बड़ा आसान है। आपके यहाँ बोफर्स का स्कैंडल नहीं था, तोप नहीं, जहाज नहीं खरीद रहे आप, रफाल, ये सब कुछ चलता है, हैं? तो अगर $2 बिलियन देने हैं पाकिस्तान में एक किसी को, और उसमें से $200 मिलियन वापस अमेरिका जा रहा है किसी की जेब में, तो वो तो देगा। आप भी शुरू कर दीजिए वापस देना, आपको पैसे मिलने लग जाएंगे। इन अ करप्ट सोसाइटी दैट इन विच ओनली बिजनेस काउंट्स, दिस इज द नॉर्म। जो भी बिजनेस करता है उसे पता है कि कौन ब्लैक में डील कर रहा है, व्हाइट में डील कर रहा है। आप लोग को पता है। आप तो गुजरात में कोई ऐसे तो ना बोले कि हर चीज व्हाइट में होती है, हर चीज ब्लैक में हो रही है। पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। पाकिस्तान डज brilliant tactics by bribing politicians.
दे ब्राइब इंडियन पॉलिटिशियंस। नहीं है आपके पास, यहां दो चार तो फिरते रहते हैं ना। तो अमेरिका गिव्स मनी बिकॉज द पीपल इन अमेरिका हु गिव द मनी प्रॉफिट फ्रॉम गिविंग द मनी टू पाकिस्तान। Pakistan, on the record, 50,000 shipping containers went missing. 50,000 shipping containers, which means hundreds of tanks, tens of thousands of rifles, tractors, bulldozers disappeared. Where did they disappear? The Americans knew the insurance company will pay the claim. Where did these weapons go? To kill Americans. But does the company that is exporting and manufacturing these bulldozers and bulletproof vests gives a damn for the soldier? American फौज में कौन है? Illegal aliens who want to become Americans, blacks and Hispanics. गोरा तो जाता भी नहीं है, गोरा जनरल बनता है, फौजी होता है। आधी फौज डिग्री के लिए जाती है, बाकी फौज जाती है इलीगल अमेरिकन को अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए, और कुछ जाते कॉलेज डिग्री के लिए, और फिर हर 6 महीने बाद क्या होता है? टूर ऑफ ड्यूटी। कभी आपने सुना इंडियन फौज में? अच्छा, सो टूर ऑफ ड्यूटी मीन्स यू मेक टूरिज्म आउट ऑफ वॉर। कोई इंडियन सोल्जर ऐसा है जो जंग पे जाता है, उसे बोले यार 3 हफ्ते के लिए मैं तुमको भेजता हूं दुबई, वहां उज्बेकिस्तान से तवाइफें बड़ी अच्छी आती हैं। दे सेंड अमेरिकन सोल्जर्स गेट टू साइप्रस एंड यूएई to enjoy prostitution. It's not a country, it's a corporation. And a corporation, you can always bribe the board of directors to anywhere. Don't turn India into a corporation. India is a civilization. हेलो, मेरा नाम प्रवीण अग्रवाल और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आपने अपनी तकरीर में बलूचिस्तान का काफ़ी जिक्र किया और आपने बताया कि वो हिंदुस्तान से काफ़ी आशाएं रखता है। तो वो किस तरह के, उसमें थोड़ा सा आप और एलोबोरेट करना चाहेंगे कि जैसे जो लोग हैं, या उन जैसे पाकिस्तानियों की तरफ से, यानी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कहना चाहिए, बलूचिस्तान ऐसे तो पार्ट तो उसका ही है, लेकिन उनकी जो हुकूमत है उनकी तरफ से जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उसमें हम लोग यानी कि चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो या हिंदुस्तान की जनता हो, वो किस प्रकार से उनके लिए सहायक हो सकती है? देखिए, इसे कहते हैं a question in good faith. Thank you very much. आप एक काम सबसे आसान ये कर सकते हैं कि आपने लोकसभा के मेंबर को जाके कहें कि एक बंदा आया था, वो ये कह के गया, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? वो उनसे कहें कि फॉरेन मिनिस्टर साहब से बात करें कि आप क्या कर रही हैं इस चक्कर के अंदर। जिनकी दोस्ती है मोदी साहब से उनको सब पता है। डुवाल साहब को पता है, डुवाल साहब ने कहा था 1 more मुंबई and forget about Balochistan. याद है आपको? This is before the election, before he became the NSA. He said it. He said 1 more Mumbai and forget about Balochistan. What is a pity not a single Indian newspaper understood what he said. I'm glad you asked the question. What you can do is, you can talk about it. आपके गुजरात में कई हजार बलोच रहते हैं, उनके नाम लास्ट टाइम होता है मकरानी। दे यूजली ब्लैक्स। आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, द बलोच ऑफ इंडिया, जैसे बड़े ही प्रो इंडिया लोग जिनकी रिश्तेदारियां बलूचिस्तान से कई 100-150 साल की, वो यहाँ रहते हैं, गोवा में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। कोई उनकी सुनता नहीं है क्योंकि उनके रंग काले हैं। दे आर चिल्ड्रन ऑफ अफ्रीकन स्लेव्स ब्रॉट फ्रॉम गवादर बाय अरब स्लेव ट्रेडर्स एंड सोल्ड इन इंडिया। जूनागढ़ में भी होते थे, मानावदर में भी हैं। अच्छा, बलोच, the African population of Balochistan is the most dominant and most enlightened people in all of Pakistan. जो मुसलमान होने के बावजूद they are secularists and they believe in democracy and the equality of men and women. हाँ, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये कर सकती है कि ये तमाशा जो लगाया है, 4 पॉइंट मैंने कहा था, नो ट्रेड, नो टॉक्स, नो डीलिंग, नो अमन की आशा। ये तो आसान काम है ना, खर्चा कम हो रहा है आपका। Once you do that, you have to take this to the United Nations, because Kalat was an independent state when it was invaded. आपको रोज पाकिस्तान जाके हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का रोना रोता है, हाँ?
आपका काम है आपके बाबू लोगों से कहें कि फॉर गुडनेस सेक फाइलों की बात मत करो, यू शुड सिंपली आंसर बैक इन कश्मीरी। एंड इफ द पाकिस्तानी कांट अंडरस्टैंड, बोलो आपको बड़ा दर्द है कश्मीर का, कश्मीरी जबान तो आती नहीं आपको, घर जाएं। लेकिन बलोचिस्तान के जो एग्जाइल लीडर्स हैं उनको हिंदुस्तान क्यों नहीं आने देते आप? डू यू नो दे आर नॉट अलाउड टू एंटर बलोचिस्तान इंडिया? व्हाई? तिब्बत की क्यों गवर्नमेंट एन एग्जाइल है यहां? बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल होनी चाहिए यहां पे। हमारा नाता रिश्ता सब बलूचिस्तान से, हम तिब्बत वालों को लेके बैठे हुए यहां। तिब्बत से हमारा क्या ताल्लुक था? कौन सा तिब्बत के दलाई लामा ने कभी कह दिया कि मैं हिंदुस्तानी हूं? कभी इंडिया का केस लड़ा मदर टेरेसा या उन्होंने? ठीक है, नेक लोग हैं, लेकिन जो इंडिया का सिपाही शहरी, बात तो आपके नेहरू के पास आए थे कि हमसे मिलो, उन्होंने कहा बहुत दूर है। फिर मीर बिजिंजो ने कहा तो ढाका से कराची दूर नहीं है। फिर नेहरू साहब को समझ में कि हाँ यार बात तो सही कह रहे, लेकिन उस वक्त तक किसी बाबू ने पॉलिसी बना दी होगी। सल्तनत ऑफ ओमान ने ग्वादर पोर्ट को बेचने की बात की इंडिया से, आपने कहा बहुत महंगा है। टुडे देयर इज अ चाइनीज सबमरीन बेस ओवर देयर विद अ रोड गोइंग स्ट्रेट right up through Gilgit-Baltistan, Pakistan occupied Kashmir into Kashgar. You can do a lot by just talking and writing and asking the government to invite these people, just like I was able to come here on a visit visa. मैं कुछ नहीं और कह रहा, आए एक ऐसा सेशन हो जिसमें वो बात करें, अपना दर्द सुनाएं। कोई अखबार वाला, कोई तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को शर्म आएगी कि वो लिख दे। क्या लिखते हैं ये लोग? इंडियन एक्सप्रेस, पता नहीं बड़े बड़े अखबार, मिलियंस उनके छप रहे, को खबर ही नहीं होती। कैन यू इमेजिन कि ढाका में उनका कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं कोई इंडियन रिपोर्टर? मैं आपको बताऊं, इंडिया के हाई कमिश्नर की गाड़ी पे ग्रेनेड मारा गया, किसी को पता है आपको? नहीं। अगर अमेरिका के हाई एम्बेसडर पे ग्रेनेड मारा होता तो फर्स्ट लाइन होती, हर अखबार में होती। आप सब कर रहे होते और गोस्वामी प्रोग्राम कर रहा होता, 25 लोग बक 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 कर रहे होते, अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकन। यहां इंडिया के अपने हाई कमिश्नर पे बम मारा, आपको नहीं पता। और वो कौन है? उनकी बेगम इज द इंडियन एम्बेसडर टू वियतनाम, वन ऑफ द फाइनेस्ट अमेरिकन इंडियन डिप्लोमैट्स। नोबडी कवर्ड देम। देसी है, रंगबाज है, इसका क्या जाता है? एक आते 10 निकलते। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज एंड टेल द गवर्नमेंट, फॉर गुडनेस सेक you have to speak the truth, वरना कोई यकीन नहीं करेगा। आप जाते हैं टोरंटो, मेडिसिन गार्डन और पता नहीं कहां कहां मोदी साहब घूम के आते, कभी एक दफा बलूचिस्तान चले जाएं, बोले तेल खत्म हो गया, लैंड कर गया प्लेन, करें। हेलो नहीं होता। मैं बताता हूं एक और चीज, तो मेरा प्रश्न है, 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड, एक लास्ट थिंग। क्या आपको $30 बिलियन खर्च करने अफगानिस्तान के बाद प्रेसिडेंट गनी से नहीं कह सकते कि वो जो अफगानिस्तान में बलूचिस्तान का एरिया है वहां यार एक अस्पताल बना दो? ये जो जख्मी लोग हैं जिनके पास सिरिंज नहीं है, वो क्या कहते हैं, पेन किलर नहीं है, जो उनके जख्मी हो जाते हैं, दे डाई ऑफ पेन। आपको किसने रोका दवाइयां फ्री बांटने का? वहां बिल्कुल बॉर्डर पे है। What is the role of a Muslim in an active democratic society? Okay. Another thing. आप जवाब देने शुरू हो जाते यार ये अजीब इंडिया की, मैं बीमारी के सवाल पूछते फिर जवाब देते। The role of an active Muslim in a democratic society is the same as the role of a Hindu or a Christian in a democratic society. So that's very simple. वो भी इंसान है, जानवर तो नहीं है। Like taking the case of Pakistan, where there has always been resistance. Question, sir. Taking the case of Pakistan, there has always been resistance towards accepting democracy. So that's why I'm like. एक सेकंड मैं बताऊं आपको। Pakistanis have overthrown 4 military dictators. ये बता दूं आपको नहीं पता है। हाँ, फिर कैसी बात की आपने? जेल गए हो डेमोक्रेसी के लिए? नहीं। आपको पता है कि उठा के याया खान को फेंक दिया, 30 लाख आदमी मरे, और आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी क्या करे? तो और कितना मारना चाहते हो हमें?
Who threw Yahya Khan, Ayub Khan, Ziaul Haq and General Musharraf? Tariq Fateh, he has lot of stuff, substance in the YouTube. So to the audience, just YouTube, just Google search about him, just look at the website, rather than discussing, arguing and, counter arguing and asking questions and counter questions. Look at his YouTube page, the RavalTube website or his website. I think you'll find a lot of answers in that question. Rather than again asking counter questions, you should look at the YouTube search, Google about his name, you'll find a lot of things. Thank you. Foreign policy of this present government. Yeah, I got the question. मैं नंबर पूरे लिखाई कि अच्छी सफाई के भी मिलेंगे. It's a very good question. He said, what are my views on Indian foreign policy? I think before the election, Mr. Modi's views were absolutely clear and brilliant. After the election, I think there are too many babus in the Foreign Office and External Affairs Department that will water down his policies. If Mr. Modi can get a second term of office, he will deliver all this garbage out, but he needs to do one thing first. And mark my word, he will do it. He will get Dawood Ibrahim's dead body back to India. द सेम क्वेश्चन, बस मैं खाली कंपैरिजन करवाना चाहता तारक जी आपसे. सेम क्वेश्चन करना था, लेकिन कंपैरिजन में मांगता था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्योंकि आपने बहुत ही अभ्यास किया हुआ है. हर एक गवर्नमेंट जब से आजाद हुआ ये मुल्क, तब से अगर आपको किसकी फॉरेन पॉलिसी इनके परसेप्शन से आपको प्रॉपर लगी? शास्त्री जी. Prime Minister Shastri was a gutsy man who declared war on Pakistan, and he was sabotaged by your Joint Secretary Defense who told the Navy to stand down. आपको पता है? इतना बड़ा आदमी पैदा किया इंडिया ने, इतनी कम कदर है उसकी. शास्त्री जी को सबने कहा कि जंग मत लड़ें, वह कश्मीर में मैंने हैंडल कर देंगे. एक दिन गुजरा, 2 अगस्त की 25 तारीख को ये शुरू हुआ. आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट बॉर्न देन. आई वाज 15 years old. August 25 को पाकिस्तान आर्मी एंटर्ड छम जौड़ियां सेक्टर. अगर यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं गलत बात बोलूं करेक्ट कर दीजिएगा. वो फौज गई. इट वॉज पाकिस्तान आर्मर्ड डिवीजन एंड इट वॉज लेड बाय अ जनरल कॉल्ड जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जो पाकिस्तान की अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक था. जिनके साथ हशर हो रहा है वो और बात है, लेकिन जब वो हाईवे जो श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करने में 6 किलोमीटर की पाकिस्तान की टैंक डिवीजन थी, और वहां से ऑर्डर आया कि इंडियन फोर्स को विड्रॉ करो, तो दी कमांडर्स ओवर देयर फॉट एंड डाइड. शास्त्री जी एट दैट टाइम सेड, टू हेल विथ योर एडवाइस, इन्वेड पाकिस्तान. ये तो जनरल चौधरी से पूछिए कि वो लाहौर पहुंच के बस लेके वापस आ गए, उनको पता नहीं चला कि करें क्या हम. देन अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आई डोंट गेट हिज नेम, sent a note to the naval commander to stand down and not engage the Pakistan Navy, which was at Dwarka. शास्त्री साहब जैसे 4-5 और होते लोग तो ये अब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता. आप सभी का धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताना न भूलें. अगर आपको ये वीडियो न पसंद आई हो तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया. और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें. हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद. शुभ दिन.